नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों सरगुजा संभाग के दौरे पर हैं। आज भेंट मुलाकात में लो वोल्टेज की समस्या की शिकायत मिलने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेमनगर में विद्युत सब स्टेशन की घोषणा की। साथ ही चौरी पहाड़ स्थित देवस्थल में सुविधाओं के विस्तार की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत सड़कों को ठीक करेंगे। प्रशासनिक सुविधाएं सुलभ करने के लिए उमरेश्वरपुर में उप तहसील की घोषणा भी उन्होंने की है। कितना गोबर बेचे अब तक? 40,000 रुपया गोबर बेचे। बड़ा पैसा आ गया। क्या किए पैसा का? कपड़ा लत्ता लिए। बहुत बढ़िया, बधाई, ताली बजा स्वागत करेंगे। ये हमारे लिए बिल्कुल आदेश ही होता है। तो मैं सबसे पहले प्रेमनगर उमेश्वरपुर में जो लो वोल्टेज की समस्या है उसे दूर करने के लिए बिजली सब स्टेशन लगाने की घोषणा करता हूं, ताकि लो वोल्टेज की समस्या दूर हो। राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रेमनगर के नवीन भवन अप्रैल वाला बता रहे हैं, उसको बढ़िया से बिल्डिंग बनाना है, उसके भी स्वीकृति मैं देता हूँ, उसके भवन की घोषणा करता हूँ। नवापारा कला से गेजी मार्ग और वहाँ जो पुल नौ पिलर खड़े हुए हैं, गिर भी रहा है, तो नए पुल बनाने की घोषणा करता हूँ। साथ ही जितने भी सड़क वगैरह जो मांग किए हैं तो करेंगे ही। चौरी पहाड़ स्थित देव पूजा स्थल में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। आप हम सब जाते हैं पूजा करने, तो उसी प्रकार से मेठी नवापारा पूजा स्थल की भी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। और राजा का शहर में सौर ऊर्जा चलित पंप से पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। पानी की जहाँ जहाँ इस प्रकार की शिकायत है, सौर ऊर्जा से पंप लगा के सिंचाई पेयजल की व्यवस्था हम लोग करेंगे, और जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ हम लोगों को लेना है। और जो बात अभी मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना की बात आपने कही है, उसको भी नोट कर लें, उसको भी स्वीकृत करना है। जो हमारे साथियों ने जिनको शिकायतें की, फॉरेस्ट राइट एक्ट पट्टा का फिर से मैं कर देता हूँ, इसे अभियान चला के उन लोगों को, आदिवासी भाई भी हमारे नौजवान साथी, उन्होंने भी कहा कि उनको पट्टा नहीं मिला है। हमारे गैर आदिवासी भाई कह रहे हैं कि उनको पट्टा नहीं मिला है। नियम के तहत सबको पट्टा मिलना चाहिए, इसमें कोई कोताही नहीं, बल्कि अभियान चला के उसको किया जाना चाहिए। ठीक है। और ये हमारे सरपंच संघ के अध्यक्ष ने कहा कि कमीशन वाला है वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। पर्टिकुलर कोई केस बता देते तो मैं जांच करा के उसके खिलाफ कार्रवाई कर दूंगा, लेकिन अब इस प्रकार की कोई शिकायत हो उसके लिए एओडब्ल्यू भी है, थाना भी है, और हम लोगों के पास भी शिकायत कर सकते हैं, और शिकायत मिले तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, इस बात का विश्वास दिलाता हूँ। अच्छा, उप तहसील कार्यालय बोले तो देख लीजिए, उप तहसील की भी घोषणा। रायपुर सांसद सुनील सोनी ने आज प्रेस वार्ता कर महत्वपूर्ण जानकारी मीडिया से साझा की। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 बनाए हैं। इसके अंतर्गत रेरा में उपभोक्ता शिकायत करके न्याय पा सकता है। जो लोग हाउसिंग बोर्ड बिल्डर्स लोगों से मकान लेते हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में रेरा से शिकायत करने से 90 दिनों में उस पर कार्रवाई की जाएगी। देश की अर्बन डेवलपमेंट कमेटी की एक आवश्यक बैठक हुई थी। उसमें देश के भारत सरकार के सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, अपर सेक्रेटरी, सारे वरिष्ठ अधिकारी उसमें उपस्थित थे। देश में बहुत सारे लोगों को अपने अधिकारों के बारे में मालूम नहीं है। खासकर जो लोग हाउसिंग बोर्ड या प्राइवेट बिल्डर्स लोगों से मकान लेते हैं और वो परेशान रहते हैं और भटकते रहते हैं, उनको न्याय नहीं मिलता। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 219 बनाया, और इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी उपभोक्ता है, यदि उसकी धनराशि वापस नहीं हो रही है, कब्जा नहीं मिल रहा है, अगर उस मकान के अंदर में गुणवत्ता नहीं है, जो सहमति से अधिक धनराशि की मांग करता है, और या फिर कपटपूर्ण मुद्दे लाता है, ऐसे 14 प्रकार होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का अगर उसको तकलीफ़ होती है तो वो जो है उपभोक्ता जो है, रेरा जो है,
वो जिला और प्रदेश के अंदर में जा सकता है, और जिला और प्रदेश के अंदर भी अगर उसकी सुनवाई नहीं होती है तो सीधा भारत सरकार के उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय में अगर वो ईमेल करेगा या वहाँ पर मैसेज करेगा या वहाँ पे वो आपत्ति दर्ज करवाएगा तो वहाँ से उसको न्याय मिलेगा। उसके लिए ज़रूरी चीज़ ये है कि वो उपभोक्ता हो। एक व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति से अगर मकान खरीदा है तो उसके लिए कानून लागू नहीं होता, लेकिन एक व्यक्ति कोई बिल्डर से जो लेआउट पास करा के जो प्लाटिंग किया है या मकान बनाया है या हाउसिंग बोर्ड है या रायपुर में कहें तो आरडीए है, तो ये इन फोरम से, चाहे वो प्राइवेट बिल्डर्स हो, उनसे खरीदेगा तो उससे उसका ये अधिनियम के अंतर्गत आएगा और वो प्रतिफल का भुगतान किया हो, उत्पाद सेवा प्राप्त किए हो, प्राप्त करने का वादा किया गया हो, तो उसको अगर ये जो सेवाएं प्राप्त करने का वादा किया गया है और यदि उसको अगर वो उस पर खरा नहीं उतरता है तो इस अधिनियम के अंतर्गत आएगा और उस बिल्डर पे या हाउसिंग बोर्ड है या आरडीए जैसी संस्थाएं हैं उसके ऊपर निश्चित तौर पे एक समय सीमा। छत्तीसगढ़ भाजपा कोर कमेटी की बैठक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हुई। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी मौजूद रही। बैठक में अगले 3 महीने की कार्य योजना पर चर्चा हुई। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने रायपुर संभाग के विधायकों और पदाधिकारियों से आने वाले 2023 के चुनाव के संबंध में महत्वपूर्ण टिप्स भी दिए हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अमर रहे। श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, सांसद श्री सुनील। देखिए, रणनीति तो तैयार है। संगठन को गतिशील बनाने के लिए हमारे राष्ट्रीय प्रभारी यहाँ उपस्थित हैं, सह प्रभारी उपस्थित हैं और लगातार कार्ययोजना की गतिशील पार्टी कैसे हो, और ख़ास तौर से जो बड़ी कार्ययोजना का हिस्सा है कि हमारे नीचे शक्ति केंद्र स्तर में विस्तारक जो जा रहे हैं हमारे, और उसमें साइबर विस्तारक जो जा रहे हैं, उनकी भूमिका और उन्हें 10 दिन में 100 घंटे देना है, तो क्या क्या उनको काम करना है। जैसे हम लोग भी जा रहे हैं, वहाँ भी जाके बूथ में बैठकर लोगों से बात करते हैं और समस्याओं को भी सुनते हैं, गांव की स्थानीय मुद्दों को भी करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अपने बस्तर प्रवास से वापस रायपुर लौट आए हैं। बस्तर दौरे के दौरान उन्होंने विभागों की समीक्षा बैठक ली। रायपुर लौटते ही स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पेसा कानून पर अगला फोकस होगा। दौरे के दौरान ग्राम सभा की कमी देखी है। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा में हर महीने होने वाली बैठक पर काम नहीं हो रहा है। कोयला खदानों के आवंटन को लेकर ग्रामीणों के विरोध पर मंत्री ने कहा कि मेरे विधानसभा के लोग स्वयं जमीन नहीं देना चाहते। वे कहते हैं कि दोबारा ग्राम सभा का आयोजन किया जाए। ग्राम सभा उतनी मजबूत आज के दिन में नहीं है। ग्राम सभा है, और ये भी मैं कहना चाह रहा था कि जो कानून बना है पेशा का, उसी के तहत ग्राम सभाओं को अधिकार, रूल्स नहीं बने हैं, लेकिन कुछ अधिकार जो पेशा के कानून में है वो अन्य विभागों के नियमों में जोड़ के उनको लागू किया जा रखा है, अभी भी लागू है। और उदयपुर विकासखंड के ये जो 3 गांव हैं, संयोग से मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, फतेहपुर, हरिहरपुर और साली, ये 3 गांव हैं जिसके लोगों को आपत्ति है, और 100% नहीं तो लगभग 100% गांव के लोगों का कहना है कि हम अपनी जमीन नहीं देना चाहते। और वहां उनका ये कहना है कि जिस ग्राम सभा के माध्यम से ये प्रस्ताव दिखाया गया है कि हमने सहमति दी है, वो फर्जी है, हमने नहीं कहा कभी। भाजपाइयों ने धमतरी के मगरलोड ब्लॉक अंतर्गत करेली बड़ी पुलिस पर हर काम को पैसे लेकर करने का आरोप लगाया है और विरोध के तौर पर चौकी से कुछ दूर करेली बड़ी के बाजार चौक के पास एक पोस्टर लगाया है जिसमें लिखा है कि बड़ी करेली थाना आए तो कृपया पैसे लेकर आए, यहाँ बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। कौन हो जी?
प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव 2 दिन के प्रवास पर धमतरी पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस वार्ता भी ली। इस दौरान 2.5 साल के सीएम को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि अगर आला कमान अभी भी उनको सीएम बनाते हैं तो वे तैयार हैं। कहा कि सभी को पद की चाहत होती है और अगर इसके लिए कोई एग्रीमेंट रहता है तो अब तक लागू हो जाता। योजना के लिए जगह ढूंढ रही है, मोहन योजना का वहाँ का जा रहा है। मैं तो विभाग की बैठक लेने के लिए आया हूँ। जो विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ जिन विभागों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी ने मुझे दी है, उन विभागों का काम हर जिले में कैसा चल रहा है उसकी समीक्षा करने के लिए आया हूँ। पहले भी मैंने कुछ बिंदुओं को रखा था। ये ऑब्जेक्टिव है, तो कौन आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे हैं उससे वो ऑब्जेक्टिव में अंतर नहीं आता। विभाग जो जिस उद्देश्य से मैं निकला हूँ उस उद्देश्य की पूर्ति 100% हो रही है। जिस दिन मुख्यमंत्री का चयन हुआ था उस दिन मैंने न्यूज़ में सुना, दिल्ली में आया था कि नहीं ऐसा 2.5 साल का कोई फॉर्मूला बना है। अब वो 2.5 साल तो बीत गए। अगर कोई ऐसा लिखित एग्रीमेंट होता तो शायद लागू हो जाता। राजनीति है, इसमें परिस्थितियां बनती हैं, परिवर्तित होती हैं। तो वर्तमान परिस्थिति में अभी भूपेश बघेल जी को जवाबदारी है। कल के दिन जो निर्णय हाईकमान लेगा वैसा होगा। सूरजपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता की। प्रतापपुर और भटगांव विधानसभा के दौरे के दौरान ग्रामीणों की समस्याएं उन्होंने सुनी और घोषणाओं पर चर्चा की। उन्होंने भाजपा के प्रभारी सचिव के बयान, जिसमें प्रदेश में 2023 के चुनाव में भाजपा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बड़े चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कर पलटवार भी किया और कहा कि डॉक्टर रमन सिंह खुद को भाजपा में प्रदेश का छोटा चेहरा मानते हैं। मोदी जी बड़ा चेहरा है, इसका मतलब ये अभी भी वो कहें मैं छोटा चेहरा हूँ और इधर उनके जो प्रभारी लोग करें कोई चेहरा नहीं है। ये दोनों नेताओं के जो बयान हैं वो बिल्कुल विरोधाभास है। रमन सिंह छोटा चेहरा ही सही, लेकिन वो अपना दावा छोड़ नहीं रहे हैं और जो केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का वो कहते हैं कि कोई चेहरा नहीं होगा। कल रमन सिंह साहब को कैसे देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक कि इस बात मामले में पहले भी सवाल किया गया, जहाँ तक कि महाराज साहब की बात है, महाराज साहब कई बार प्राइवेट हेलीकॉप्टर में दौरा करते हैं, कई बार शासकीय हेलीकॉप्टर को उपयोग करते हैं। इस समय भी उनको हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया गया। अभी उस दिन कैबिनेट की मीटिंग हुई, उन्होंने हेलीकॉप्टर मांगा, दिया गया, वहाँ भी उपलब्ध कराया गया। खुद निजी हेलीकॉप्टर में जाना चाहते हैं तो कौन रोक सकता है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक के अधिकारियों की मिलने की बात है तो उसमें मैंने स्पष्ट कर दिया था पहले भी कि जब कोई भी प्रभारी मंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री जाते हैं तो निश्चित रूप से कलेक्टर होते मिलने जाते हैं, मीटिंग करते हैं। दौरे में कहीं जाते हैं तो कहीं पे एडीएम होते हैं, कहीं एडीएम होते हैं, कहीं एडिशनल एसपी होते हैं साथ में। लेकिन जब विभागीय मंत्री जाए दौरे में प्रदेश के तो निश्चित रूप से उस विभाग के अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं। हम लोग भी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में मंत्री रहे हैं और हम लोगों का अनुभव यही ही है कि जब किसी प्रभारी जिले में जाते थे तो निश्चित रूप से एसपी कलेक्टर साथ में होते थे और जब विभागीय दौरा हमारा होता था तो विभाग के अधिकारी होते थे। इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा इस प्रकार से बयान देना, मतलब वो जानबूझ के 15 साल सत्ता में नहीं रहते तो इस प्रकार के बयान दे तो समझ आता है। 15 साल वो सरकार में रहे, उसके बाद उसकी स्मृति इतनी क्षीण हो गई है कि 3.5 साल में सब
नियमितीकरण की मांग के लिए राज्य के मनरेगा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिससे रोजगार गारंटी का काम प्रभावित हुआ है। मनरेगा कर्मचारी संघ का कहना है कि विगत 16 साल से वे कार्यरत हैं, बावजूद इसके सरकार उन्हें नियमित नहीं कर रही है। आंदोलनकारियों ने सरकार से मांग की है कि जैसे हिमाचल प्रदेश सरकार ने आकस्मिक वित्तीय राशि से मनरेगा कर्मियों को नियमित किया है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी उन्हें नियमित किया जाए। मैडम, हमारी मांगे तो एक ही है, जो शासन ने जन घोषणा पत्र में उल्लेख किया था कि नियमितीकरण करेंगे करके, तो उसी का वही हमारी मांगे हैं कि नियमितीकरण जन घोषणा पत्र को आत्मसात करते हुए सभी मनरेगा कर्मियों को नियमित किया जाए। निश्चित तौर पे कांग्रेस सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र पे हमारे वादों को अंकित किया था। उन्होंने 10 दिवस पे नियमितीकरण का वादा किया था। उसके पश्चात भी हमारी मांगे जस की तस थी। उसके पश्चात माननीय मंत्री महोदय जी हमारे मंच पे आए। उन्होंने कहा ये साल किसानों का है, अगला साल कर्मचारियों का है। उसके बाद कोरोना काल आया है। कोरोना काल में समस्त मनरेगा कर्मचारियों ने काफ़ी वर्क किया, जिसकी वजह से जो बेरोजगारी दर है पूरे छत्तीसगढ़ में 0.6%, जबकि राष्ट्रीय दर 7.58 है। तो इससे यह एहसास होता है कि मनरेगा कर्मचारियों ने अपना कर्तव्य का निर्वहन हुआ। जैसे ही कोरोना काल समाप्त हुआ, हमने अपने परिवारों की चिंता की और शासन ने अपने जो जन घोषणा पत्र में जो अपनी बातों को कहा, उसी को लेकर हम लोगों ने हड़ताल प्रारंभ की। निश्चित तौर पर हमारी मांगे अभी तक नहीं सुनी गई है। हम लोग 4 अप्रैल से यहाँ पे धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। हम लोगों का 2 सूत्री मांग है। पहला है हम लोगों का जन घोषणा पत्र को आत्मसात करते हुए समस्त मनरेगा कर्मचारी को नियमितीकरण, और दूसरा है रोजगार सहयोग का ग्रेड पे निर्धारण करते हुए सिविल सेवा नियमावली 1966 नियमावली लागू किया जाए। छात्र संगठन NSUI ने रायपुर सांसद सुनील सोनी के निवास के सामने थाली बजाकर प्रदर्शन किया। देश भर में रद्द हुई ट्रेनों से विद्यार्थियों को होने वाली परेशानी को देखते हुए NSUI का यह प्रदर्शन किया गया था। आराम से जाने तो जी, जैसा कि आप जान रहे हैं, पूरे देश में 1100 ट्रेनें रद्द हो चुकी है। वहीं रायपुर राजधानी में अकेले 30 ट्रेनें रद्द हो चुकी है, जिसके कारण आम छात्र वर्ग से लेकर व्यापारी वर्ग से लेकर हर व्यक्ति परेशान है। लेकिन रायपुर सांसद के कान में जूता नहीं रेंग रहा है। वह इसी कमरे में बैठे हुए हैं, जिसके विरोध में उन्हें नींद से जगाने के लिए आज छत्तीसगढ़ NSUI के कार्यकर्ताओं के घर पहुंचे हैं। और हम आज रायपुर सांसद जी से विनती करने आए थे कि कृपया नींद से आप जाग जाए और आम जनों की बात को उठाए, सांसद तक पहुंचे और रेल मंत्री जी से मांग करे कि जितने भी ट्रेनें रद्द की गई है तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। अगर रायपुर सांसद जी हमारी मांगों को नहीं स्वीकारते हैं, हमारी मांगों पर विचार नहीं करते, तो NSUI पूरे प्रदेश में जितने भी सांसद है सबके घर का निवास से घेराव करेगी, उनका पुतला दहन करेगी, जिसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे। अगली खबर कवर्धा से, जहां बीती रात पिपरिया थाने के ग्राम सिंघनपुर में 63 वर्षीय महिला की गला दबाकर हत्या कर आरोपी मौके से फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार जिले में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते मृतक महिला भगवंती अपने घर के बाहर खाट लगाकर सो रही थी। उसी दौरान किसी अज्ञात आरोपी ने महिला के गले को गमछे से दबाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। रात में पति घर के अंदर रूम में सोया था। पति जब उठा तो घर के सभी दरवाजे खुले थे। अचानक जब बाहर निकला तो पत्नी की खाट पर लाश देखकर पिपरिया पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस जांच में जुट गई थी। थोड़ी देर में किसी को भेज देना, नेटवर्क पर मैसेज आ जाएगा। लेकिन एक समझ नहीं आया, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल जो है बहुत कम लोग करते हैं। ग्राम सिंघनपुरी थाना पिपरिया क्षेत्र की ये घटना है, जिसमें प्रार्थी ने थाने में आकर इस बात की सूचना दी कि रात में उसकी पत्नी भगवंती सतनामी, जो लगभग 63 वर्ष की है, वो अपने बाड़ी में सो रही थी और दरवाज़ा बाहर से लगा हुआ था।
वो और स्वयं उसकी सास ये घर के अंदर सोए हुए थे। 1 बजे जब उसकी रात में नींद खुली तो वह यह देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है, और क्यों खुला है यह सोचकर वो जब बाहर आया तो बाहर बाड़ी में अपनी पत्नी की लाश को बिस्तर पे देखा था, और घर का कुछ सामान भी अस्त व्यस्त था। कुछ ज्वेलरी जो महिला ने पहनी हुई थी वो गायब थे, और इस बात की सूचना जब उसने थाने में दी थी तो इसे प्राइमा फेसी मर्ग पंजीबद्ध किया गया। स्पॉट पे पुलिस गई थी, जहाँ पे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण एफएसएल की टीम डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंची थी। डॉग स्क्वाड की मदद से काफ़ी चीज़ें जो घटनास्थल पर समझ में आई थी उसका संकलन किया गया है, और प्रकरण पंजीबद्ध करके इसे विवेचना में लिया गया है। महिला की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु हॉस्पिटल रवाना किया गया है, और शेष कार्रवाई भी वर्तमान में जारी है। राजधानी रायपुर में लगातार साइबर ठगी का मामला बढ़ता ही जा रहा है। रोजाना ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं। एक ऐसा ही मामला तेलीबांधा थाने से सामने आया है, जहां अज्ञात आरोपी ने डॉक्टर भरत सिंघानिया को फोन कर जर्मनी में होने वाले डॉक्टर मीट कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होने के लिए एयर टिकट कराने की बात कही और 2,17,000 रुपए ले लिए, जिसके बाद न तो टिकट कटाया और न ही पैसे वापस किए। डॉक्टर ने अपने खाते से अज्ञात के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए। डॉक्टर भरत सिंघानिया ने अज्ञात आरोपी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए तेलीबांधा थाने में शिकायत की है। डॉक्टर की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है। तेलीबांधा थाना क्षेत्र अंतर्गत निवास करने वाले डॉक्टर भरत सिंघानिया को विशाल पांडे नामक व्यक्ति के द्वारा फोन पर जर्मनी में होने वाले डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के संबंध में बातचीत की गई, और उसी तारतम्य में विशाल पांडे के द्वारा ये बताया गया कि जर्मनी जाने के लिए आपको एयर टिकट कराना पड़ेगा, और बताए हुए खाते पर 2,17,000 रुपये जो है वो उसने क्रेडिट करवाया, और उसके बाद ना ही जर्मनी जाने की कोई टिकट ही बनी और ना ही इस संबंध में कोई बाद में उससे संपर्क स्थापित हो पाया। इस संबंध में डॉक्टर भरत सिंघानिया के द्वारा थाना तेलीबांधा में रिपोर्ट करने पर अपराध धारा 420 भारतीय दंड विधान के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी विशाल पांडे जिसका कि मोबाइल नंबर प्राप्त हुआ है, उसके संबंध में पता रसी की जा रही है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ धर्मनगरी में एक मामला सामने आया है, जहां पर भूमाफियाओं ने मंदिर की जमीन पर कब्जा कर लिया है। वहीं मंदिर की जगह पर कब्जा किए जाने से नाराज 81 वर्षीय मंदिर के बुजुर्ग पुजारी गणेश जोशी एसटीएम कार्यालय के सामने भरी गर्मी में आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। इस संबंध में डोंगरगढ़ के एसटीएम गिरीश राम टेके ने कहा कि इस मामले में पटवारी को जांच के लिए निर्देश दिए हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। चौरासी का वो दौलत सिंह शिव मंदिर है मेरा खुद का। पहले मेरे पुरखे लोग पूजा करते थे, उसके बाद मैं शुरू किया, कई मरतबा उसको सुधारा बनाया और आज तक मेरे ही कब्जे में था। कुछ दिन पहले से भूमाफियाओं की नज़र मेरी ज़मीन पे पड़ी, वो बेचने का दबाव डालते थे, मैं बेचना नहीं चाहता था। मैं उनसे यही बोलता था धर्म की चीज़ बेची नहीं जाती, कोई देता है तो बना लो जो बनाना है, हाँ, मगर बेचता नहीं। मेरे बीमार पड़ने से इन लोगों ने ज़बरदस्ती रात के 30-35 आदमियों को बुला के और चारों तरफ से घेरा डाल के वो कब्जा कर लिया है। जब तक ये ज़मीन मेरे को वापस नहीं मिलेगी मैं यहीं मर लूँगा। मेरे को न्याय जब तक नहीं मिलेगा जब तक मैं नहीं उठने वाला। आवेदक गणेश प्रसाद ज्योति हैं यहाँ पे डोंगरगढ़ के। इन्होंने एक आवेदन प्रस्तुत किया है, डाक के माध्यम से आवेदन मेरे को मिला, और इसमें इन्होंने शिकायत की है कि इनका जो ज़मीन है, मंदिर की ज़मीन है इनके द्वारा, वहाँ पे पुजारी हैं, उस ज़मीन पे किसी ने, इनका बाड़ी है, वहाँ पे बाड़ी में वृक्ष थे, वृक्ष को काट के वहाँ पे किसी ने कब्जा कर लिया है। तो ये शिकायत आने के बाद मैंने इसमें पटवारी को इसमें जांच के लिए निर्देश दिए हैं। अब निर्देश आने के बाद देखते हैं क्या। आज विश्व मातृ दिवस है। माँ एक शब्द ही नहीं, पूरी पाठशाला है। माँ जिसके बिना सृष्टि की कल्पना भी बेमानी है। जन्म से लेकर पालन पोषण और संस्कार देने का कार्य बखूबी करती आ रही है। अब अगर वही माँ दिव्यांग हो
तो चलिए आपको बताते हैं और दिखाते हैं आज हम एक ऐसी ही दिव्यांग माँ का दर्द, जिसको सुनवाने के लिए हम ले चलते हैं आपको उनके निवास पर, जहां वह मौजूद है हमारी संवाददाता आकांक्षा जायसवाल के साथ। माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख मिलता है। माँ एक ऐसा शब्द है जिसे बच्चा जन्म के बाद सबसे पहला बोलता है। माँ हर बच्चे की पहली पाठशाला होती है। माँ जिनके कदमों में जन्नत होती है। माँ अपने आप में एक पूरी वांग्मय है। तो आज हम आपको एक ऐसी माँ से मिलवाने जा रहे हैं जिनका एक हाथ नहीं, वह दिव्यांग है। दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा कर अपना परिवार और अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। तो आइए चलते हैं और सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबान में। आपके सामने इस गंदे बिछौने पर लेटा ये कमलेश यादव है, जो शकुन यादव का बड़ा बेटा है। कभी यही कमलेश यादव चॉकलेट के कारखाने में काम करता था। इसी के पैसों से शकुन की गृहस्थी आराम से चल जाया करती थी। इसके बाद जब से इसकी तबीयत खराब हुई तो उसके बाद बच्चियों की फीस पास के विद्यालय के संस्थापक ने माफ कर दिया। वे मुफ्त में बच्चों को पढ़ाते हैं। महज 8 फुट बाय 8 फुट के कमरे में कुल 5 लोग कैसे रहते होंगे, इसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। कमलेश को ना तो कोई सरकारी मदद मिली है और ना ही दवाएं। ऐसे में यह परिवार असहाय हालत में छत्तीसगढ़ शासन से मदद की गुहार लगा रहा है। और मेरे तकलीफ ये है कि मैं बहुत आदमी औरत दोनों विकलांग हैं और हम लोग को कोई भी निराशी उराशी कुछ नहीं मिलता है। और मेरे बच्चे लोग सरस्वती स्कूल में दुबे के फ्री में पढ़ाए है और मेरे लड़का का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। वह कोई करे नहीं है, कोई सहायता के लिए जो ये करना। आपके बेटे का तबीयत क्या शुरू से ख़राब है? नहीं मैम, वो काम करत रही मैडम। पहली क्या हुई से काम करते करते घर में बैठ गए, उसके बाद फिर अपन आप से बहुत हरकत करे लगे, हाथ पैर काटना, छत से कूदना, वैसे करते करते बहुत यहाँ वहाँ ले गए मैडम। ठीक है नहीं हुए, फिर देखो ने बिस्तर पकड़ लिया, कुछ खाना वाना नहीं खाते। क्या आपको सरकार की तरफ से कोई मदद मिली? नहीं। आप चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं सरकार से? कोई सरकार में कुछ मदद कर दे तो अच्छा है। और मैं छोटा सा घर में रहता हूँ, 5 फैमिली रहते हैं, रहने का कोई व्यवस्था यह नहीं हुआ है, समाऊ नहीं हुआ है, तो कोई जगह मोला ये करके दे देती सरकार है। आपकी बच्चियाँ कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मेरे एक बेटी है 12वीं पढ़ के निकली से, और छोटा बेटी है 7वीं पढ़ के निकली है, 8वीं पढ़ गई। और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड का कोई ठिकाना नहीं है, ऐसे घूमते रहते, विकलांग है, ना कुछ काम कर नहीं पावा है। आप क्या मांगना चाहती है सरकार से? आप हमारे VIP चैनल के माध्यम से बोल सकती हैं, बेधड़क। मोला कुछ ऐसे नौकरी दे कि विकलांग है ना, तो कुछ नौकरी देवाए जैसे हम लोग कमा जिए खा सकन, ऐसे देवाए, कुछ मदद करे सरकार है। और मेरे बेटा की इलाज के लिए कुछ मदद चाहिए। माँ वो है जो काल से भी लड़ ले अपने औलाद के लिए। आपने देखा इस माँ की कहानी, सुनी खुद इनकी जुबानी। कैमरामैन टिकेश्वर के साथ मैं आकांक्षा, VIP न्यूज़ रायपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।